कार्रवाई इतनी फास्ट करनी कि इसको ऑक्सीजन ना मिले। देखिए मैंने बोला था कभी कभी आप ऐसे अगर बुझा देते हैं प्रेजेंट है सीपीआर बंद कर दिया जाएगा, नहीं तो ईएमएस को अलर्ट कर दिया जाता है, ईएमएस को ले जाती है। अगर ये कार्रवाई हम जेंट्स के साथ करते हैं, हम उसकी चेस्ट को उसके कपड़े को हटाते हैं, गले में चुभने वाली चीजें हटाते हैं, हमने कोई वॉच कोई रिंग डाली है उसको हटाएंगे सीपीआर देते समय। इस प्रकार चोट लगने के बाद जब बहुत मात्रा में हमारा ब्लड लॉस हो रहा था, ब्लड क्योंकि हमारे शरीर जो हमारा स्वस्थ शरीर है उसमें से अभी हम ठाठरी में मौजूद हैं। तो अभी हमारे साथ एनडीआरएफ की पूरी टीम है। तो आज ये आपको दिखाएं कि अगर आपको हार्ट अटैक आता है तो वो कैसे सॉल्व करना है, अगर जगह पे आग वगैरह लग जाती है, बहुत सारे फायदे ही बता रहे हैं। तो बने रहे हमारे साथ। साहब, अन्य अधिकारीगण और इस डेमोस्ट्रेशन में आए सभी लोगों का मैं कांस्टेबल जीडी गुरमीत सिंह 13वीं वाहिनी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स आरआरसी उधमपुर की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारा जहां आने का मकसद है सर CAP यानी कि कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, जो कि हमारा जो कि दिल्ली से आते हैं और प्रोग्राम हर स्टेट में ये चल रहे हैं। अभी लोगों के अंदर इतनी जागरूकता पैदा करना, उनके अंदर उनको इतना अवेयर करना कि जहाँ पे भगवान ना करे कोई डिजास्टर आता है, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरली आपदा हो, अब वहाँ पे हमारी कोई एजेंसी जैसे NDRF या अदर एजेंसियाँ जितनी भी स्टेट की लोकल जहाँ की एजेंसियाँ हैं, अब ऐसा है नहीं कि आपदा आई और तुरंत वहाँ पे पहुँच गई। समय लगता है, एक मतलब कि हर चीज़ का एक सर्कल है, समय लगेगा हमें आने में। हमारे आने से पहले आप अपने आप को डिजास्टर को तो नहीं रोक को कम कर सकते हो, उस नुकसान को किस प्रकार आप कम कर सकते हो या उसके लिए आपको क्या क्या करना है, इसी का डेमोस्ट्रेशन हम आपको अभी दिखाएंगे। सबसे पहले सर हम जहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कहीं पे बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, मल्टी बिल्डिंग कोलैप्स, तो उससे जो हमारी NDRF है एजेंसी हमारी है, वहाँ से अपने टेक्निकल चीज़ों से काट पीट करके वहाँ से जो कि विक्टिम को बाहर लाती है। बाहर लाने के बाद उनको जो PHT यानी प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल जाने से पहले जो उनके साथ हम कार्रवाई करते हैं, वो एज ए NDRF SDRF या लोकल एजेंसियाँ या आप लोग किस प्रकार कर सकते हैं उसी का डेमोस्ट्रेशन आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे PHT में हैंड फ्रैक्चर हो जाता है, उसको हम किस प्रकार स्टेबल करते हैं। ये इसलिए सर जरूरी है क्योंकि इंसानियत के नाते ना कोई धर्म बड़ा है ना कोई मजहब बड़ा है, सबसे बड़ी इंसानियत है। अगर हम अपनी लाइफ में किसी एक की भी जान बचा लेते हैं, हमारा PHT देने से किसी की जान बच जाती है, तो उससे बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है, वो हमारी सबसे बड़ी लाइफ की अचीवमेंट है। इसी का डेमोस्ट्रेशन भी आपको दिखाया जाएगा। बाकी आप आई कोई आपदा आ जाए या कुछ हो जाए, वहाँ आपका कैसे उस पर निर्भर हो तो वो आपकी सूझबूझ के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे हैंड फ्रैक्चर। जैसे कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, NDRF उसको बाहर लाती है, हमारे पास मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो कि इसकी अच्छी ट्रेनिंग पाए होते हैं, किस प्रकार से वो हैंड को स्टेबल करते हैं, उसके लिए हमारे पास आप देख रहे हैं सम्प्लिट होते हैं, जो येलो कलर के आप देख रहे हैं सम्प्लिट होते हैं। ये साहिबान हम जैसे एजेंसियां हैं या मेडिकल हैं, इनके पास तो उपलब्ध हैं, आपके पास घर में ये सब चीजें नहीं हैं। तो आप घर में कोई फट्टा पड़ा होगा, कोई कार्टून होता है, या स्कूल कॉलेज में ऐसी कभी कोई चीज घटना घट जाती है, वहां पे हार्ड गत्ते वाली कॉपी हो गई, किताब हो गई, उसको आप एक नीचे लगा के एक ऊपर लगा के हैंड को स्टेबल करते हैं। हैंड को स्टेबल करने का हमारा मकसद यही है कि जब तक कोई हॉस्पिटल या कोई एजेंसी हमसे ऊपर अथॉरिटी नहीं आ जाती, अगर हम इनको ऐसे ही मूव करवाते हैं तो इनका जो हैंड इमरजेंसी में जो भी मिल जाए उससे स्टेबल कर लेते हैं। उसके बाद पहले गले में दुपट्टा बांध देते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में इसको स्वेद बोला जाता है। इस प्रकार से गले में बांध देते हैं ताकि बाजू में जो कि हिल डुल हलचल कम हो। मेडिकल सर्विस की एम्बुलेंसें अवेलेबल रहती है, जिनको 108 पे कॉल करके हम पहले ही कंटेक्ट कर लेते हैं, उनको बता देते हैं कि जहाँ पे इस प्रकार चोट लगने के बाद जब बहुत मात्रा में हमारा ब्लड लॉस हो रहा था, ब्लड क्योंकि हमारे शरीर जो हमारा स्वस्थ शरीर है उसमें 6 से 8 लीटर ब्लड की मात्रा होती है। डॉक्टर का कहना है 2 से 2.5 लीटर हमारी बॉडी से अगर ब्लड लॉस हो जाता है तो हमारा जो शरीर है वो मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए उस मृत्यु को रोकने के लिए या उस डेंजर जोन को रोकने के लिए हम किस प्रकार से ब्लड की रोकथाम करते हैं। जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो सारा हार्ट द्वारा संचालित किया जाता है। अगर हम उसको हार्ट से ऊपर कर देंगे तो वहां पे ब्लड का फ्लो करने में हार्ट को ज्यादा पावर लगेगी और फ्लो कम हो जाता है। जैसे हमें कहीं ऊंचे स्थान पर पानी चढ़ाना है, टंकी लगा देते हैं, लेकिन वो मोटर के ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार पानी का फ्लो ऊपर जाएगा। उसी प्रकार सेम हैंड को ऊपर कर देते हैं, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात साहिबान, जब हम ये कार्रवाई कर रहे हैं,
ये एक दूसरे के टुगेदरनेस में करनी है। जैसे डायरेक्ट प्रेशर किया तो एलिवेशन कर रहे हैं तो डायरेक्ट प्रेशर को कंटिन्यू करना है, उसको बांध के रखना है, ना कि उसको खोल दिया और एलिवेशन कर दिया। एलिवेशन से ब्लड कंट्रोल नहीं होता। उसके बाद आता है प्रेशर पॉइंट। प्रेशर पॉइंट यानी कि जहां हमें चोट लगी है उसके ऊपर कोहनी के अपोजिट, वहां पे मोटी धमनी जो ब्लड का फ्लो बहुत जोर से मारती है, वहां से प्रेस करना है। वहां से अगर आप प्रेस करके देखेंगे तो बहुत पेनफुल होता है। वहां से आप डायरेक्ट दबा देंगे, प्रेस करेंगे ऊपर से, जहां से भी आप ब्लड को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका फ्लो कम हो जाता है। अगर जहां से भी नहीं होता, लास्ट हमारे पास ऑप्शन है टॉर्निकेट। टॉर्निकेट वैसे तो डॉक्टर का कहना है कि करना नहीं चाहिए, बट अगर किसी की जान पे आ जाती है तो लास्ट ऑप्शन हम टॉर्निकेट अपनाते हैं। टॉर्निकेट के लिए हमारे पास साफ कपड़ा, रुमाल, रस्सी, पेन या कोई लकड़ी, कुछ भी हमारे पास उपलब्ध होता है। तो हम जिस बाजू में चोट लगी है उसके ऊपर जाके जहाँ पे डायरेक्ट प्रेशर पॉइंट किया था, वहां रस्सी से जोर से कस के बांध देते हैं और उसके बीच में पेन या लकड़ी फंसा के उसको जोर से घुमा देंगे। इससे क्या होगा, वहां पे जो हमारा सर्कुलेशन है बिल्कुल ऑफ हो जाता है, नीचे की तरफ ब्लड का बहाव बंद हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, जब हम टॉर्निकेट कर रहे हैं उसके टाइम को नोट किया जाता है। टाइम को इसलिए नोट किया जाता है साहिबान, क्योंकि हमने ब्लड का फ्लो है बिल्कुल बंद कर दिया है। अगर ये 15 से 20 मिनट से ज्यादा हमने इसको कंट्रोल करके रखा, हमारा जो ब्लड वहां पे इकट्ठा हुआ है वो पॉइजन का रूप लेना शुरू कर देता है। उसके बाद जब हमने टॉर्निकेट खोला, हमारे जो नीचे के सेल थे वो भी टिश्यू डेथ की तरह बढ़ना शुरू कर देते हैं। उसको जारी रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए हमें हर 5 मिनट के बाद टॉर्निकेट को ढीला करना पड़ता है, ताकि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन नीचे की तरफ बना रहे और हमारा जो नीचे के सेल या टिश्यू है वो जीवित रहे। इस प्रकार से हम ब्लड को 4 तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी साहिबान आपको दिखाया जाएगा जो बेहद ही आज की हमारे जीवन में, रोजमर्रा जिंदगी में बहुत जरूरी है, CPR। पहले जो बोला जाता था कि जो कार्डियो अरेस्ट जो होता है वो या तो किसी के खान पान पे डिपेंड था, या कोई मोटा व्यक्ति उसको ही हार्ट अटैक आता था। लेकिन आजकल देखा जा रहा है, काफी इसके केस देखे जा रहे हैं, किसी बच्चे को भी हो जा रहा है, किसी को भी हो जा रहा है, चलते फिरते हो जा रहा है, कोई पता नहीं। हमें CPR का नाम तो सुना है, हादे गति को पुनर्जीवित करना जिसको बोलते हैं, लेकिन CPR प्रॉपर वे क्या है अप्लाई करने का, हार्ट की लोकेशन क्या है, उसको लोकेट कैसे करना है, और इसका टाइमिंग क्या है जिसको गोल्डन पीरियड बोला जाता है मेडिकल। अगर हम उसके बीच किसी को CPR अप्लाई कर देते हैं, हो सकता है हम उसकी जान बचा सकते हैं। इसमें होता क्या है, हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो हार्ट में जम जाता है। हमारा जो सेंट्रल नर्व सिस्टम CNS माइंड में था, वहां तक हमारा सर्कुलेशन पहुंच नहीं पा रहा है। इसको फिर से दोबारा से सर्कुलेट करने के लिए हम उसके चेस्ट में थ्रस्ट करते हैं, जोर से उसको प्रेस करते हैं। इसको प्रेस जो कि 30:2 रेशियो से किया जाता है। 30 बार हम इसको जोर से प्रेस करते हैं और 2 बार रेस्क्यू ब्रीथ दिया जाता है। लेकिन CPR देने से पहले जरूरी बातें, जिसको हमने CPR देना है उसको सबसे पहले उसकी हम पल्स चेक करते हैं, कैरोटिड पल्स जो हमारे गर्दन के दोनों साइड रहती है। इस पल्स को चेक करते हैं इसलिए क्योंकि ये हार्ट के सबसे ज्यादा नजदीक होती है। अगर ये एब्सेंट है तो ही CPR अप्लाई किया जाता है, क्योंकि CPR कभी भी जिंदा विक्टिम पे अप्लाई नहीं किया जाएगा। और CPR देने से पहले ध्यान में रखने वाली बातें, जिसको CPR अप्लाई किया जा रहा है उसको किसी पक्की जगह, ठोस जगह पे ही CPR अप्लाई करें, ना कि बेड पे या गद्दे पे, क्योंकि जो CPR हमने अप्लाई करना है वो हार्ट को प्रेस करना है। हार्ट को, जो हमारा हार्ट है वो रिब्स केस के अंदर है, उसके ऊपर हमारी पसलियां होती हैं, और इसको 5 से 6 सेंटीमीटर प्रेस करेंगे तब जाके हमारा हार्ट प्रेस होता है, उससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन दोबारा सर्कुलेट करना शुरू करता है। तो इसको CPR देने से पहले, जैसे कि अभी आपने देखा, उन्होंने उसका जो कि पल्स चेक किया, पल्स एब्सेंट पाया। उसके बाद हमारी जो रिब्स केस है, सबसे नीचे वाली जो रिब्स है, दोनों साइड से दोनों रिब्स को पकड़ते हुए, हम दोनों रिब्स को मिलाते हुए, हमारा जहाँ पे एक गड्ढा रहता है चेस्ट के नीचे, जिसको जाइफाई प्रोसेस इनटेक बोला जाता है, उसके ऊपर एक फिंगर को पॉइंट करते हैं, एक फिंगर उसके ऊपर रखेंगे, फिर लेफ्ट हैंड की 2 फिंगर उसके ऊपर की साइड रखते हुए अपना मास्टर हैंड उसके साथ लोकेट करेंगे, वो हमारे हार्ट की एक्यूरेट लोकेशन आ जाती है। इस प्रकार से हम हार्ट को लोकेट करते हैं। हार्ट को लोकेट करने के बाद अपनी पोजीशन को सही तरह से इख्तियार किया जाता है। हमारा जो मास्टर हैंड है उसको हार्ट के ऊपर लोकेशन करने के बाद हमारी जो हथेली नीचे वाला भाग है उसको हार्ट के ऊपर रखते दूसरे हाथ से लॉक करेंगे। फिर अपना बॉडी वेट पूरा हमारी हथेली भी आ जाता है और कोहनी बिल्कुल सीधी। उसके बाद 30 बार इसको जोर से प्रेस किया जाएगा और काउंट भी किया जाएगा साथ में। 1 hand, 2 hand, 3 hand.
ये कार्रवाई इतनी फास्ट करनी होती है, 1 मिनट में 100 से 120 बार करना पड़ता है। 5 सर्कल, 2 या 3 सर्कल, बीच बीच में हम विक्टिम का पल्स चेक करते हैं। पल्स अगर प्रेजेंट हो जाता है तो सीपीआर हम बंद कर देंगे, अप्लाई नहीं करेंगे। और ये कार्रवाई तब तक करनी है जब तक ईएमएस नहीं आ जाता, जब पल्स प्रेजेंट नहीं हो जाती। अभी आप देख रहे हैं हमारे पास एक येलो कलर का, जिससे हमारा रेस्क्यू ब्रीथ दे रहा है, इसको बोलते हैं सीपीआर मास्क। सीपीआर मास्क जब हम 2 रेस्क्यू देते हैं तो ये अपने आप नाक को पिंच कर देता है, नाक को बंद कर देता है। हम 2 ब्रीथ देते हैं, लेकिन घर गांव में या कोई ऐसी जगह पे अगर घटना घट जाती है, वहां हमारे पास ये मास्क उपलब्ध नहीं है। हमारे पास साफ कपड़ा या रुमाल होगा, हम उससे ब्रीथ दे सकते हैं। लेकिन उससे ब्रीथ देने के समय ध्यान रहे, हमें उसका नाक को बंद करना पड़ता है, नाक को पिंच करना पड़ेगा, ताकि जो हम उसको रेस्क्यू ब्रीथ दे रहे हैं वो नाक के जरिए बाहर ना आए। ये जो हम मास्क या ये कपड़ा जो यूज करते हैं, अब इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत इसलिए है, हमें कोई विक्टिम या कोई बंदा कहीं गिरा हुआ मिलता है जिसको हार्ट अटैक आया है, हमें नहीं पता उसको क्या बीमारी से वो ग्रस्त है, क्या प्रॉब्लम है। हमने उसको माउथ टू माउथ ब्रीथ दे दिया, उसके जो कीटाणु थे, उसकी जो बीमारी के कीटाणु है वो हमारे अंदर आ जाते हैं। हम उस बीमारी से ग्रस्त ना हो जाएं, इसलिए हम कपड़ा, रुमाल या सीपीआर मास्क का इस्तेमाल करते हैं। बट अगर वो कोई मेरी फैमिली का मेंबर है, मेरे साथ रहने वाला, खाने पीने वाला है, मुझे उसके बारे में नॉलेज है, तो मैं उसको माउथ टू माउथ दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये स्वस्थ है, इसको कोई बीमारी नहीं है। इस प्रकार से 5 सर्कल किए जाते हैं, उसकी पल्स चेक की जाती है। पल्स अगर प्रेजेंट है सीपीआर बंद कर दिया जाएगा, नहीं तो ईएमएस को अलर्ट कर दिया जाता है, ईएमएस को ले जाती है। अगर ये कार्रवाई हम जेंट्स के साथ करते हैं, हम उसकी चेस्ट को एक्सपोज करते हैं, उसके कपड़े को हटाते हैं, गले में चुभने वाली चीजें हटाते हैं, हमने कोई वॉच, कोई रिंग डाली है उसको हटाएंगे सीपीआर देते समय। बट अगर किसी लेडीज के साथ ये कार्रवाई करनी है तो उसकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। हमारे पास लेडीज रेस्क्यूअर हैं, इनके द्वारा कार्रवाई की जाती है। नहीं तो भीड़ को हटाते हुए वहां एक पर्दा बनाया जाता है, उसके अंदर ही उसके घर का कोई मेंबर खड़ा करके सीपीआर की कार्रवाई की जाती है। अभी इस प्रकार से सीपीआर की कार्रवाई को करते हैं, और जो आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया, ताकि आप लोगों के पता चले एक्चुअल में सीपीआर अप्लाई कैसे करना है, दिया कैसे जाता है, कहाँ पे दिया जाता है। अभी यही आपको दिखाएंगे छोटे बच्चे को सीपीआर किस प्रकार से दिया जाता है। इसका हमारे रेस्क्यू ने इसका जो कि पल्स चेक किया, ब्रेकियल पल्स बाजू के पास, उसका कैरोटिड पल्स चेक किया था, इनका ब्रेकियल पल्स हम चेक करते हैं। ब्रेकियल पल्स चेक किया, पल्स एब्सेंट पाया गया। इन्होंने ईएमएस को अलर्ट किया और इन्होंने सीपीआर की कार्रवाई चालू की। सीपीआर कार्रवाई सेम, हार्ट लोकेट करना है, कपड़े उसके जो कि रिमूव करने हैं। उसके बाद आपने देखा अडल्ट को सीपीआर दिया गया पूरे हैंड से। इसके लिए ओनली 2 फिंगर यूज की जाती हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है, इसकी अभी ग्रोथ नहीं हुई है। अगर इसके ऊपर हम पूरा वेट डाल देंगे तो इसके जो चेस्ट है वो डैमेज हो सकती है, पसलियां, रिब्स जो कि डैमेज हो सकती है। ये पूरी तरह अभी से ग्रोथ नहीं हुआ है, छोटा है ये। 2 उंगली से इसको 15 टाइम इसकी चेस्ट को प्रेस किया जाता है 2 उंगली के माध्यम से। उसके बाद 2 पफ दिया जाता है, उसको हमने रेस्क्यू ब्रीथ दिया था, उसके माउथ से माउथ लगा के, इसके माउथ से थोड़ा सा दूर माउथ रखते हुए 2 पफ दिया जाएगा। इसको ब्रीथ इसलिए नहीं दिया जाएगा, मैंने बोला छोटा बच्चा है, ग्रोथ नहीं हुआ है, जोर से ब्रीथ देंगे तो हो सकता है इसका जो चेस्ट का जो पार्ट है वो डैमेज हो सकता है, फट भी सकता है, अंदर के टिश्यू फट सकते हैं। इसीलिए इसको 2 उंगली से सीपीआर कार्रवाई इस प्रकार की जाती है, 2 पफ दिए जाते हैं। ये कार्रवाई मैंने बोला तब तक की जाती है जब तक इमरजेंसी मेडिकल सर्विस ईएमएस नहीं आ जाती, या हमसे हाई अथॉरिटी कोई मेडिकल टीम नहीं आ जाती। इसी प्रकार बच्चे को सीपीआर की कार्रवाई किया जाता है, बच्चे को सीपीआर दिया जाता है। 12, 13, 14, 15। इसके बाद अभी साहिबान हम आपको दिखाएंगे इम्प्रोवाइज मेथड से किस प्रकार हम स्ट्रेचर बनाए। बड़े बड़े धार्मिक स्थल में, पिकनिक स्पॉट में, या कोई भी बड़ा ऑफिस हो गया, कॉलेज हो गया, स्टेशन हो गए, हर जगह लगा हुआ मिलता है। लेकिन इसको यूज करने से हम कतराते हैं कि इसको पता नहीं यूज कैसे करना है। यूज करने की विधि इस पे दी हुई है। जैसे अभी ये सिलेंडर आपके पास है, इस पे ABC लिखा हुआ है, यानी कि कौन कौन सी आग पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आग के बारे में आपको बताऊंगा। आग को 5 क्लास में क्लासिफाई किया गया है इंडिया में, नेशनल लेवल पे, A, B, C, D और E। A में वो आग आती है जिसकी राख बन जाती है, गत्ता या लकड़ी। B बैरल की आग, जो बैरल में चीज है। C में केमिकल
डी में मेटल की आग, ई में इलेक्ट्रिक की आग। लेकिन इंटरनेशनल लेवल में एक और आग उसमें जोड़ दी गई है जिसको के बोला जाता है, किचन की आग। तो इस सिलेंडर को पहले ये सिलेंडर बिल्कुल अलग अलग थे, अलग अलग कैटेगरी ए बी सी थी, क्योंकि हुआ जो कि जो हम लाइट पे जो इलेक्ट्रिक पे सिलेंडर यूज करने वाला था वो अलग था, हमने पानी वाला सिलेंडर उठाया इलेक्ट्रिक पे यूज कर दिया, वो शॉर्ट सर्किट हो गया, हम उसमें खुद ट्रैप हो गए जिसमें हमारी जान जाने का खतरा बन जाता है। इसीलिए अब इन सब सिलेंडर को एक में ज्वाइन कर दिया गया और इसको यूज करने से पहले इसका आप देख रहे हैं सामने एक मीटर लगा हुआ है, उसको जरूर चेक करना है। अगर ये रेड पे है आप इसको तभी यूज कर सकते हैं, ग्रीन पे है सॉरी, अगर ये ग्रीन पे नहीं है इसका मतलब जहां तो एक्सपायर है जहां ये खाली है। इसको जो यूज करने की विधि साहिबान हमें बताई गई है हमारी ट्रेनिंग में, पास द्वारा बताई गई है, PASS, पास। पी से पुल द पिन, जो पिन लगी हुई है लॉक किया हुआ है जिसको, इसको पुल कर देना है। ए से एम, जो इसके नीचे पाइप है नोजल है उसको आग पे एम करना है। एस से स्क्यूज, स्क्यूज मतलब निचोड़ना, जो जैसे हमने लॉक निकाला जो येलो वाला पीछे लॉक है वो बाहर आ जाता है, उसके बाद इसको दोनों को ऐसे प्रेस करना है और फिर लास्ट एस से स्वाइप यानी कि झाड़ू करते हैं। उस प्रकार से जहां पे आग लगी है सिलेंडर को उठाते हुए इसकी नोजल को नीचे जहां आग लगी है, ना कि ऊपर जहां लपटे जा रही हैं, जहां नीचे बेस में आग लगी है वहां पॉइंट करते हुए इसको सिलेंडर को यूज किया जाता है। इस प्रकार आप अभी तो जो कि गवर्नमेंट ने इसको गाड़ियों में भी अनिवार्य कर दिया है, गाड़ियों में जो फायर के केस देखते हुए अनिवार्य। अभी आपको दिखाएंगे एलपीजी सिलेंडर में आग लग जाती है जिससे हमारी माताएं बहनें काफी पैनिक हो जाती हैं। सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात, आग किस किस से लगती है। आग के 3 कंपोनेंट हैं, ऑक्सीजन, फायर एंड फ्यूल। अगर इन 3 चीजों में हम किसी एक को कटअप कर देते हैं हमारी आग वहीं पे थम जाएगी, वहीं पे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आग को बुझाने के लिए हमें किसी एक चीज को कटअप करना पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे आजकल जैसे हम घर में रूम हीटर यूज कर रहे हैं, जहाँ बुखारी यूज करते हैं, वो भी बहुत बड़ा एक कारण बनती है आग का। हमने रूम हीटर लगाया, लाइट चली गई, वो लगा रह गया, रात को हम सो गए, वो कारपेट ने आग पकड़ा, वो भी आग का कारण बन गया। और कभी कभी घर बंद करके हम चल जाते हैं लाइट ऑफ करके। हम घर में आए, हमने सिलेंडर देखा लीक हो रहा है, और मैंने पहले ही बोला इसको 3 चीजें चाहिए, ऑक्सीजन इसके पास है ही, फ्यूल इसके पास, इसको हीट चाहिए। हमने आते ही घर खोला, सिलेंडर लीक था, हमने इलेक्ट्रिक का स्विच ऑन किया, लाइट ऑन की। आपने रात को स्विच ऑन करके देखा होगा उसमें छोटी सी चिंगारी जलती हुई दिखती है। हमने स्विच ऑन किया, इसने आग पकड़ी और ये बड़ी हादसे का रूप ले लेता है। जैसे ही आग लग गई हम पैनिक हो जाते हैं, सिलेंडर को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। छोड़ना नहीं है, सिलेंडर को फटने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं, इतनी जल्दी ब्लास्ट नहीं होगा। अगर इसका जो स्पेस है वो बिल्कुल नैरो नहीं है, अगर खुली जगह में आपने किचन में खुला एक तो होता है इसकी पर्सनल इसकी स्पेस बना लेते हैं, हम इसको बंद कर देते हैं। अगर थोड़ा सा खुला है तो इतनी जल्दी ब्लास्ट नहीं होगा। इसकी जो आग है वो नोक से 2 या 3 उंगली आगे जलती है। अभी देखिए किस प्रकार कंबल गीला करके हम ऑक्सीजन कटअप करके इस आग को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर ये एक बार में काबू नहीं हो रही, जैसे हमने एक बार इसको कंट्रोल करने की कोशिश की, उसको थोड़ा सा ऑक्सीजन मिल गया, फिर आग जल गया नीचे से, भागना नहीं है, दोबारा उसको यही प्रक्रिया दोबारा करनी है। आप देखें तथा समझें। और जब आग बुझानी है हमें सिलेंडर के आगे नहीं जाना है, अपने आप को सेव करते हुए सिलेंडर के पीछे खड़े होके, और ये गीला कंबल करके कार्रवाई इतनी फास्ट करनी कि इसको ऑक्सीजन ना मिले। देखिए मैंने बोला था कभी कभी आप ऐसे अगर बुझा देते हैं नीचे से आग निकल जाती है, इसको थोड़ा सा भी ऑक्सीजन मिल जाता है ये दोबारा जल जाता है। तो पैनिक नहीं होना है, भागना नहीं है। ये हमारे पड़ोस में जहाँ कहीं भी ऐसी कोई घटना घट जाती है हमें उनको समझाना है, या उनकी हमें कैसे उनकी हेल्प करनी। और एक बात सर, इसका एक्सपायरी है सिलेंडर ब्लास्ट होने का, देखिए इस पे एक्सपायरी लिखी होती है। एक्सपायरी इसकी किस प्रकार से दर्शाई होती है, A, B, C और D 4 अक्षर में, एक अक्षर में 3 मंथ दिखाए जाते हैं। A में जनवरी फरवरी मार्च, B में नेक्स्ट, C में नेक्स्ट और D में अक्टूबर नवंबर दिसंबर। उसके आगे नंबर दिखाया जाता है। जैसे इस पे अभी D26 लिखा है, 30 है, इस पे D30 लिखा हुआ है, मतलब कि 2030 तक। डी में कौन सा आ जाएगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 2030 के दिसंबर तक हम इसको यूज कर सकते हैं। कभी आप सिलेंडर लेने जाते हो तो वहां अगर एक्सपायरी है तो उसको वहीं से चेंज करवाना है। सबसे बड़ा रीजन ब्लास्ट का ये भी होता है जो एक्सपायरी सिलेंडर है। तो जहां पे हमने आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाया
इसका हमारा एक ही मकसद है साहिबान, आपके अंदर जागरूकता पैदा करना, ताकि हमारे आने से पहले या रेस्क्यू एजेंसियां आने से पहले आप कर दे सकते हैं। इसी का डेमोस्ट्रेशन आपको दिखाया जाएगा। दिखाया आपने